नमस्कार सभी लोगों को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ पे बेस्ड ऑन है। तो इसलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को डिस्कनेक्टेड ग्राफ के बारे में बताऊंगा। फिर इसमें देखिए कंपोनेंट एक वर्ड टर्म यूज होता है, उसके बारे में डिस्कस करूंगा, फिर तब इस थ्योरम को समझाऊंगा। तो कोई भी ग्राफ डिस्कनेक्टेड तब कहा जाता है जब उसमें कम से कम एक पेयर ऑफ वर्टिसेस ऐसा हो जिनके बीच में पाथ ना हो। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये एक ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये V1 वर्टेक्स है, ये V2 है, ये V3 है। आप इसमें देखिए कोई भी पेयर आप ले लीजिए वर्टिसेस का, V1 V2 V1 V3 या V2 V3, उनके बीच में पाथ है। मतलब आप V1 से V3 जा सकते हैं बाई यूजिंग दिस एज E1, इसको मान लीजिए E2 मान लिया गया, इसको E3 मान लिया गया। So there is path between every pair of vertices, so it is connected graph. V1 से V2 जाना हो तो भी चले जाएंगे, E3 को यूज करते हुए या E1 E2 को यूज करते हुए। V1 से V3 जाना है तो भी हम पहुंच जाएंगे। तो हर एक पेयर ऑफ वर्टिसेस के बीच में अगर पाथ है तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमने एक वर्टेक्स यहाँ पे V4 बना दिया और एक वर्टेक्स V5 बना दिया, अब इनको ये V4 V5 आपस में कनेक्टेड हैं, V4 एंड V5 आर कनेक्टेड, बट V1 इज नॉट कनेक्टेड टू V4 बिकॉज कि V1 और V4 के बीच में कोई पाथ नहीं है। अगर आप जाना चाहें V1 से V4 तो आप नहीं जा सकते हैं, या V2 से जाना चाहें V4 या V5 पे, V3 से जाना चाहें V4 V5 पे तो नहीं जा सकते हैं। V4 V5 वाला जो सब ग्राफ है ये आपस में कनेक्टेड है। इसी तरह से V1 और V3 और V2 आपस में कनेक्टेड है। लेकिन V1 से लेके V5 तक अगर पूरी बात करें, पूरा मतलब एक ग्राफ कंसीडर कर लिया जाए, ये दोनों ग्राफ को एक ग्राफ कंसीडर कर लिया जाए, अगर एक ही ग्राफ है तो फिर ये आपस में कनेक्टेड नहीं है, डिस्कनेक्टेड कहा जाएगा। और यहाँ पे जितने कनेक्टेड ग्राफ मिलकर डिस्कनेक्टेड ग्राफ बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने कनेक्टेड ग्राफ मिलकर डिस्कनेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं वो सब उसके कंपोनेंट होते हैं। अब इसी में अगर एक और ग्राफ बना लिया जाए, ये स्क्वायर टाइप का, मान लीजिए इसका नाम V6 V7 V8 रख दिया जाए, वर्टेक्स का V9, तो ये तीन कंपोनेंट अब इसके अंदर हो गए। तीनों इंडिविजुअली कनेक्टेड हैं, लेकिन तीनों मिला के अगर बोला जाएगा तो डिस्कनेक्टेड ग्राफ बोला जाएगा। तो इसमें कंपोनेंट की संख्या k इक्वल टू 3 है, मतलब कंपोनेंट अगर k हम लेटर से डिनोट करें तो कंपोनेंट की संख्या 3 है। और टोटल एजेस जो ग्राफ में है वो 43718 है। ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस इक्वल टू 8 है, और वर्टेक्स की संख्या जो है वो आपका 9 है, टोटल 9 है। V1 से लेके 3 तक यहाँ पे है, 4 5 यहाँ पे है, 6 7 8 9 यहाँ पे है। तो वर्टेक्स की संख्या यहाँ पे 9 है और एजेस की संख्या 8 है। लेकिन ये ग्राफ जो होगा ये डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा। इसमें टोटल कितने कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट की संख्या 3 हो गई और वर्टेक्स की संख्या 9 हो गई, एज की संख्या 8 हो गई। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, इस नाते इसको मैंने डिस्कस किया है। अब इसके बाद थ्योरम पे आते हैं। थ्योरम में ये कहा गया है कि कोई भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ है और उसमें सेल्फ लूप और पैरेलल एज नहीं है। मैं प्रीवियस वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि सेल्फ लूप और पैरेलल एज के सिचुएशन में प्रेडिक्शन करना या थ्योरम बनाना या कैलकुलेशन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई लिमिट ही नहीं है कितने सेल्फ लूप होंगे, कितने। अगर आप अलाउ कर देंगे तो इनफाइनाइट सेल्फ लूप बन सकते हैं, इनफाइनाइट पैरेलल एज बन सकते हैं। और पैरेलल एज और सेल्फ लूप क्या कहा जाता है, मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जैसे ये ग्राफ है, अगर कोई एज आप एक ही वर्टेक्स पे बना दें, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग सेम वर्टेक्स पे हो, तो उसको हम सेल्फ लूप बोलते हैं। और अगर आप एक ही पेयर ऑफ वर्टेक्स के बीच में दोनों डिस्टिंक्ट वर्टेक्स हो, उसके बीच में एक से ज़्यादा एज बना दें तो वो सब आपस में पैरेलल एज कहलाते हैं। ये सब पैरेलल एज एक दूसरे के हो गए। तो ये सेल्फ लूप और पैरेलल एज का कोई लिमिट नहीं होता है। इस वजह से आप
कितना भी पैरेलल सेल्फ लूप बना सकते हैं, तो कोई कैलकुलेशन एकदम कंक्रीट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आपका ग्राफ सिंपल ग्राफ होता है, मतलब उसमें सेल्फ लूप और पैरेलल नहीं अलाउ होते हैं, तो उसके बारे में प्रिडिक्शन किया जा सकता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, अगर 4 वर्टेक्स आप ले लें और इसमें मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो मान लीजिए इसके बीच में बना दिया, इसके बीच में बना दिया, फिर इसके बीच में, फिर इसके बीच में। अभी ये 2 पेयर बचे हुए हैं, तो इसके बीच में बना देंगे, फिर ये भी बचा हुआ है, इसके बीच में बना देंगे। अब ये मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो गए और ये सिंपल ग्राफ भी है। कोई भी सेल्फ लूप और कोई भी पैरेलल एज आपने नहीं बनाया, अब मोस्ट नंबर ऑफ एजेस इसमें बन गए। तो ये जो ग्राफ होगा, ये आपका सिंपल ग्राफ विथ मोस्ट नंबर ऑफ एजेस है। तो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस का सिचुएशन लेके ही कैलकुलेशन होता है मोस्टली। तो यहाँ पे जो आपका है विदाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल एज, और ये देखिए ब्रैकेट में सिंपल ग्राफ लिख दिया मैंने, वैसे हो सकता है क्वेश्चन में ना आए। विथ n वर्टिसेस एंड k कंपोनेंट्स हैव एट मोस्ट, देखिए मोस्ट वर्ड आ गया, क्योंकि मोस्ट जब आपका दिया जाएगा तो एक मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तभी आप कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोस्ट नहीं कहेंगे तो यहीं पे देखिए 6 एज है टोटल। अब आप मोस्ट का शब्द ना यूज़ करिए, तो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कई मतलब सिचुएशन हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट मतलब एक सिचुएशन होगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से मोस्ट नंबर ऑफ एजेस मोस्टली जगहों पे कहा जाता है, और उसमें ये कहा गया मोस्ट नंबर ऑफ एजेस के लिए ये फार्मूला आपका बनेगा, मतलब n माइनस के प्लस 1 अपान 2, ये जो 2 है ये इसके लिए है, और ये 2 यहाँ पे बना हुआ है, स्क्वायर मत पढ़िएगा इसको, स्क्वायर नहीं है ये, अपान 2 है। तो अब आप इसके लिए कुछ एजम्पशन करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो ग्राफ है उसमें दिया भी गया है कि इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है के कंपोनेंट है, मेरा जो ग्राफ है उसमें के कंपोनेंट है तो गिवन है, लेकिन हर कंपोनेंट में कुछ ना कुछ वर्टिसेस होंगे। तो आपने सब में के कंपोनेंट में नंबर ऑफ वर्टिसेस n1 n2 सो ऑन nk सपोज कर लिया, और जो है यहाँ पे अगर इन सारे वर्टिसेस का सम करेंगे तो n के बराबर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस n है, और ये n i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर दिया गया है, क्योंकि ये आपका 1 2 3 से लेके k तक वेरी किया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि इस चीज़ को समेशन फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके और k तक वेरी कर रहा है। तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो n1 माइनस 1 मिलेगा, और n2 माइनस 1 मिलेगा, और n3 माइनस 1 मिलेगा, ऐसे मिलता चला जाएगा। और ये अपने ज़रूरत के लिए ये इक्वेशन हम लोग फ्रेम कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज होगा तभी ये जाके इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। तो अगर सब में से एक एक वर्टेक्स निकाल दिया गया है, तो अगर k टाइम्स आप -1 करेंगे तो माइनस के टोटल आ जाएगा, बाकी n1 प्लस n2 सो वन nk आपका n के बराबर है ही, ऊपर दिया ही गया है। तो ये इक्वेशन समझना ज़रूरी था। जैसे ये चीज़ है n1 माइनस 1 प्लस n2 माइनस 1 प्लस सो वन nk माइनस 1। तो ये जो चीज़ है ये n1 n2 सो वन nk, ये तो ऊपर के इक्वेशन के हिसाब से n हो गया, और -1 k टाइम्स किए हैं तो वो -k के बराबर हो गया। तो इस वजह से ये इक्वेशन लिखा गया है। अब इस इक्वेशन को क्योंकि हमें जो ज़रूरत है उस हिसाब से फ्रेम करने की कोशिश किया जा रहा है, वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है n1 प्लस n2 सो वन है, और उसके बाद -1 k माइनस के आएगा, उसको यहाँ लिखा गया, तो n माइनस के आया। कैसे आया है ये चीज़ यहाँ बताया गया है। आप अगर डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं इस लाइन को लिखने की, लेकिन इसकी एक बार ज़रूरत पड़ेगी वैसे। अब देखिए अगर आप स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों साइड को, इस इक्वेशन को स्क्वायर दोनों साइड में कर देते हैं, तो देखिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट इसका कैलकुलेशन है। तो इधर का तो सिंपल है, n माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन इधर का अगर मान लीजिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, अच्छा नंबर ऑफ वर्टिसेस हर कंपोनेंट में कम से कम एक जरूर रहेगा। तो जितने भी ni लिखे गए हैं इसीलिए लिखे गए हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ni इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि हर कंपोनेंट में एक एक वर्टिसेस आपके हैं।
अब यहाँ पे जो है, अगर हम लोग इसको दूसरे तरह से इंटरप्रेट करें तो ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब वर्टिसेस का नंबर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो प्लस 2ab और प्लस 2ac बोला जा रहा है और प्लस 2bc बोला जा रहा है, इसको हम लोग एक साथ रखेंगे, मतलब इसको एक नाम दे देंगे और नाम है क्रॉस प्रोडक्टर। और क्रॉस प्रोडक्टर में ये जीरो हो सकता है लेकिन ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो इस नाते इसका नाम लिख दिया जाएगा नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म। मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब जीरो नहीं हो सकता है और जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म, ये अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक साथ ये नाम दे दिया जाएगा नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म, मतलब इसके पूरे सम को जो इस तरह के टर्म है। क्रॉस क्यों कहा गया? क्योंकि ए क्रॉस बी हो रहा है, ए क्रॉस सी हो रहा है, बी क्रॉस सी हो रहा है, तो नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म है ये। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें इस चीज़ को तो ये तो स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तरह से, लेकिन जो 2 इंटू n1 2 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, ऐसे 2 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट या 2 इंटू दिस ब्रैकेट इंटू दिस ब्रैकेट, ये सब आपके नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म है। इनके सम को एक साथ लिख दिया गया कि इसकी ज़रूरत इंडिविजुअल नहीं पड़ेगी, तो इस नाते नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म लिख दिया गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा इक्वेशन है, मतलब n1 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कि n स्क्वायर माइनस 2n1 प्लस 1, इसको समेसन फॉर्म में लिख दिया गया और सब में देखिए 1 1 सब में आएगा, k टाइम्स आएगा, तो इनके 1 1 वाले सारे सम को k के रूप में लिख दिया गया है और ये नॉन नेगेटिव क्रॉस टर्म आपका यहाँ पे लिख दिया गया है। और इधर की चीज़ तो आपकी एकदम क्लियर है। यह जो चीज़ आपकी है, इस चीज़ को अगर आप चाहें तो एन आई स्क्वायर माइनस एन आई जो लिखा गया है, इसमें से जो एन आई आपका सम है, जैसे माइनस 2ni, इसको आप चाहें तो माइनस एन आई और माइनस एन आई भी लिख सकते हैं। अच्छा, सम लगा हुआ है तो आप सम फिर यहाँ ट्रेवर्स करके कर सकते हैं। यह चीज़ आप जोड़ेंगे तो n के बराबर आएगा, ऐसे ये भी जोड़ेंगे तो n के बराबर आएगा। अगर इसको इनक्वलिटी सॉल्व करें, यहाँ पे ये जो लिखा गया है वही चीज़ है, तो सम ऑफ एन आई इक्वल टू n के बराबर है। तो इसमें से एक एन आई जो है बाहर कर लिया गया है, केवल एक ही एन आई यहाँ पे लिखा गया है, और उस एन आई को माइनस है तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो प्लस एन आई एन हो जाएगा, तो इसी वजह से प्लस एन उसको लिखा गया है। और यह के अगर लेके जाएंगे उस तरफ तो माइनस के हो जाएगा। अब देखिए, अभी तक इक्वल साइन था, अगर आप इस तरफ से हटाएंगे, जैसे कहीं पे लिखा हो 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, और मान लीजिए इस 3 को हटा दीजिए, ये पता है कि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इन 5 हटाएंगे तो क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 8 हो जाएगा। लेकिन अगर बाई द वे आपका ये इस तरफ लिखा हो 5 प्लस एक्स इक्वल टू 8 और इसके बारे में पता हो या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा, तो आप जीरो, जो ये जीरो वाला चांस है, अगर जीरो होता तो आपका यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं 8, अगर आपको समझ नहीं आया तो y लिख दे रहा हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा कि 8 आपको इल्यूजन करेगा, इधर 5 लिखा हुआ है। अगर y लिख देता हूँ तो ये और x की वैल्यू जीरो भी हो सकती है प्लस हो सकती है। अभी जीरो को कंसीडर करिए, अगर जीरो ही है ये x तो क्या सिचुएशन होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये प्लस है तो क्या सिचुएशन पड़ेगा, फर्क पड़ेगा? तो 5 इज लेस देन y हो जाएगा। अब इन दोनों बातों को एक साथ लिखिए, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 इज लेस देन इक्वल टू आपका हो जाएगा y। तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है कि इस चीज़ को अगर हम हटाएंगे, ख़त्म कर देंगे, तो इसकी दो संभावनाएं हैं, जीरो भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो अगर जीरो होगा तो इक्वल का इक्वल ही रहेगा, और प्लस होगा तो इधर से आप कम कर रहे हैं तो राइट साइड वाली बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए ये इनइक्वलिटी फ्रेम हो गई, इक्वल हट के क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू हो गया। तो ये इनइक्वलिटी हमको फ्रेम करनी है, तो किसी न किसी तरीके से फ्रेम करेंगे।
तो नॉन निगेटिव क्रॉस टर्म देखिए यूजफुल हुआ, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, उसका जो सम है पूरा वो आपका एक साथ यूज कर रहे हैं, तो उसको इधर लेफ्ट साइड से हटा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड से जब हटाएंगे तो ये इक्वल का साइन का दो प्रिडिक्शन हो सकता है, या तो इक्वल रहेगा या तो लेस देन रहेगा, और दोनों कंबाइंड रूप से आप देखेंगे तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ लेस देन इक्वल टू है। बाकी देखिए ये चीज़ पहले से थी, ये कहाँ से आई और ये कहाँ से आई, ये इशू है। तो ये चीज़ आपका के जब उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखिए एन कहाँ से आया, -2ni में से एक जो ni है आप लेके चले गए राइट साइड में, तो माइनस इधर है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो प्लस, अब प्लस ni का मतलब क्या है, सम ऑफ ni का मतलब n के बराबर है। ये यहाँ पे लिखा गया है, सारे कंपोनेंट में जो वर्टिसीज हैं उनके सम को करेंगे तो n के बराबर आएगा। ये बात हो गई। अब इसमें ऑलमोस्ट ये प्रूफ हो गया है। तो एन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2nk प्लस एन माइनस के। अब ये जो 2 आपका लिखा हुआ था, दो 2 कहाँ से ला रहे हैं, 2 दोनों तरफ से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखिए आपको इक्वेशन में 2 ले आना है। तो 2 ये आपका फ्रेम हो गया। अब देखिए ये जो चीज़ लिखा गया है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एजेस, मतलब टू गेट सम नंबर ऑफ एजेस इन ए सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ में जो आपका नंबर ऑफ एजेस होता है, जैसे मोस्ट नंबर ऑफ एजेस, जैसे मान लीजिए ये आपके वर्टिसीज हैं, प्रूफ मैं करा चुका हूँ। ये फर्स्ट वर्टेक्स है, ये सेकंड वर्टेक्स है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये सो ऑन ऐसे कर दे रहे हैं, ये nth है। तो मोस्ट नंबर ऑफ एजेस की सिचुएशन में हर एक वर्टेक्स से सभी वर्टेक्स पे एच जाएगा। तो अगर ये पहला वर्टेक्स है और ये nth वर्टेक्स है, तो यहाँ से कितना एज गया, n-1। तो इसी तरह से दूसरे से बनाएंगे, दूसरे से भी आपका n-1 ही रहेगा। तो हर एक वर्टेक्स से n-1 एजेस हो रहे हैं। तो ये मतलब है कि हर एक वर्टेक्स पे n-1 एजेस इंसिडेंस है। तो n-1 और टोटल वर्टिसीज है n, तो टोटल नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंस या डिग्री जो आ रही है n इंटू n-1 आ रही है। और ये फार्मूला आप पढ़े हैं, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसीज इज इक्वल टू आपका 2e होता है। तो ये चीज़ 2e के बराबर हो गया। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो e इक्वल टू n इंटू n-1/2 हो जाएगा। ये फार्मूला हमने डिराइव भी कराया है। तो ये जो n1 माइनस n1 इंटू n1-1/2 ऐसे सो ऑन अप टू k तक जाएगा, nk इंटू nk-1/2। तो ये एक तरीके से आपका टोटल नंबर ऑफ एजेस को प्रिडिक्ट करेगा, क्योंकि इसमें देखिए एक ग्राफ तो है नहीं, के कंपोनेंट है। तो के कंपोनेंट मतलब के कनेक्टेड ग्राफ है। तो हर एक कंपोनेंट में जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस होंगे तभी आपको पूरे ग्राफ में, जो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस मिलेंगे। और पहले कंपोनेंट में जो एज आएगा वो n1 इंटू n1-1/2 आएगा, दूसरे में आएगा n2 इंटू n2-1/2, ऐसे अप टू जाएगा nk इंटू nk-1/2। और इन सबको सम करेंगे तो जितना टोटल ग्राफ में आपके एजेज हैं वो उसके बराबर होगा, मतलब ई के बराबर आएगा। तो ये समेशन फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है, एक्चुअल में ये है। तो ये वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी ई से। तो आप जब ये लिख देंगे, यहाँ पे एक तरीके से ई ही है, ये वैल्यू ई के बराबर ही है, और इधर इनक्वलिटी आपकी बनी है, और इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करने पे यही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे n का मल्टीप्लाई n से करें तो n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई माइनस के से करिए n के माइनस n के, n का मल्टीप्लाई प्लस 1 से करिए प्लस n, फिर माइनस के का करिए माइनस n के, और माइनस के इंटू माइनस के प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, और आपका प्लस के स्क्वायर हो गया, और माइनस के का प्लस 1 से करिए माइनस के। अब मैच कराइए, n स्क्वायर देखिए मैच कर रहा है, के स्क्वायर आपका मैच कर रहा है, -2n के मैच कर रहा है, प्लस n भी मैच कर रहा है, माइनस के भी मैच कर रहा है। तो ये मतलब सिंपल फैक्टराइजेशन करेंगे तो RHS आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है।